हेलो दोस्तों, लद्दाख सीरीज़ के सेकंड पार्ट में आपका स्वागत है। पार्ट 1 में हम केलोंग पहुंचे थे और मनाली केलोंग रोड के बारे में आपको बताया था। अब इस सेकंड पार्ट में हम HRTC की दिल्ली लेह बस से आगे की यात्रा करेंगे। ये लगभग 14 घंटे की जर्नी है और बहुत खास होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज 1 जुलाई है और मैं सुबह 4:30 बजे होटल से बस स्टैंड के लिए निकला। हल्का उजाला होने लगा है। पैकिंग वगैरह करके मैं रात को 10 बजे ही सो गया था, पर नींद आते आते 1 बज ही गया। जैसे तैसे मैं सुबह 4 बजे उठा और अब होटल से निकल आया हूँ। बेसिकली नींद पूरी नहीं हुई है। चेकआउट मैं रात को डिनर के बाद ही कर लिया था। एक्सपेंसेस की बात करें तो डे 1 का टोटल खर्चा करीब 2500 रुपये हुआ, जिसका ब्रेकअप स्क्रीन पर है। होटल से बस स्टैंड करीब 5-7 मिनट्स के ही वॉकिंग डिस्टेंस पर था, तो मैं जल्दी से यहाँ पहुँच गया। और ये रही अपनी बस जो काउंटर पर लग गई है। अभी बस स्टाफ ही यहाँ पर आया है। मैंने पीछे काउंटर पर टिकट्स के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि टिकट्स आपको बस में ही मिलेंगी। यहाँ मेरी मुलाकात एक फेलो पैसेंजर से हुई जिसके पास RT-PCR टेस्ट की रिपोर्ट नहीं थी, तो वो बेचारा दुविधा में था। काफ़ी सोच विचार के बाद फिर वो बस में बैठ ही गया कि देखते हैं क्या होता है। और ये बस के कंडक्टर मिस्टर ललित हैं और ड्राइवर का नाम मिस्टर उमेश है। दोनों बेसिकली मंडी से हैं। ये रूट HRTC के सबसे पॉपुलर रूट्स में से एक है और अब 2 साल के बाद रिज्यूम हो रहा है, तो काफ़ी बड़ी बात है। करीब 5:30 हो चुके हैं और केलोंग डिपो के RM, बाकी स्टाफ और पैसेंजर्स भी यहाँ पर पहुँच गए हैं। अब SP साहब का वेट हो रहा है जो आकर बस को हरी झंडी देकर रवाना करेंगे। मीडिया से भी कुछ लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। आज केलोंग से लेह का सफ़र करीब 370 किलोमीटर्स का रहेगा और ट्रैवल टाइम करीब 14 घंटे का है। तो 5:45 बजे तक SP साहब आ गए और उन्होंने बस को हरी झंडी दी। फिर बस में जाने वाले लोगों को सम्मानित किया गया और मिठाई भी खिलाई गई। आज बस में कुल 10 लोग जा रहे हैं, जिनमें ड्राइवर, कंडक्टर और मेरे अलावा 7 पैसेंजर्स और हैं। इसके बाद SP साहब ने अपने संबोधन में 2-4 शब्द बोले। के बाद आज पहली बार ये गाड़ी अपनी केलोंग से ले जा रही है। और 6 बजे बस लेह के लिए रवाना हुई। वैसे बस का रेगुलर टाइम केलोंग से सुबह 5 बजे का है। तो मेरे अलावा बस में 7 पैसेंजर्स, इनमें से 6 सोलो ट्रैवलर्स हैं और दिल्ली, मुंबई, गुजरात और आंध्र प्रदेश से बिलोंग करते हैं। बाकी 1 पैसेंजर आर्मी में हैं और छुट्टी ख़त्म होने के बाद वापस लेह जा रहे हैं। NH3 मनाली और लाहौल को लद्दाख के साथ जोड़ता है और हम इस रोड पर अपना सफ़र शुरू कर चुके हैं। केलोंग से थोड़ा आगे जाते ही एक पुल आता है जो कि काफ़ी तंग है और इसकी जगह नए पुल का निर्माण किया जा रहा है। केलोंग दिल्ली वोल्वो बस जो परसों से चलने वाली है, उसका ट्रायल भी पहले जिस्पा तक करने का प्लान था, पर वो बस इस पुल को पार नहीं कर पाई। इस नए पुल के बन जाने के बाद पॉसिबली जिस्पा से दिल्ली के बीच वोल्वो बस शुरू हो जाएगी। केलोंग से लेह के टिकट्स बस में ही कंडक्टर द्वारा काटे गए और सबसे पहला टिकट मेरा ही था। ये पहला टिकट है आपका, तो आप सबसे पहले पैसेंजर हुए हमारे साथ सफ़र करने वाले। धन्यवाद। केलोंग से लेह तक। ये बस के कंडक्टर ललित जी हैं जो मंडी के पंडोह से हैं और केलोंग डिपो में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इनका HRTC केलोंग नाम से अपना YouTube चैनल भी है, जिस पे ये रूट्स की इन्फॉर्मेशन डालते रहते हैं। चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। साल भी जी बस 2019 में भी मैं ही लास्ट, जो हमारे साथ उमेश भाई है ड्राइवर, हम दोनों ही लास्ट टाइम भी लेह से क्लोज करके आए थे। तो आज फर्स्ट टाइम
भी वहाँ जा रहे हैं, ट्रायल भी आज है और ओपनिंग भी रोड की। केलोंग से लेह का बस फेयर 587 रुपये है और अगर आप सीधा दिल्ली से आ रहे हों तो दिल्ली से लेह का फेयर 1670 रुपये होगा। इस रूट के बाकी पॉइंट्स के बीच का फेयर स्क्रीन पर दिखाया गया है। केलोंग से 6 किलोमीटर के बाद ही ये स्तिंगरी गांव आ जाता है। बहुत छोटा सा गांव है और यहाँ पर त्यूल मोनेस्ट्री है जिसमें ऋषि पद्मसंभव की बड़ी सी स्टैचू है। रास्ता अच्छा है और सुबह की ठंडी हवा से नींद पूरी भाग गई है। इससे पहले कि हम बहुत आगे बढ़ जाएं, इस बस के बारे में आपको थोड़ी सी डिटेल्स और बता देते हैं। इस दिल्ली लेह बस के बारे में वैसे तो आप सब जानते ही हैं, जो कि चंडीगढ़, बिलासपुर, मंडी, कुल्लू और मनाली होते हुए केलोंग पहुंचती है। ये बस दिल्ली से शाम 3:45 पर चलती है और चंडीगढ़ सेक्टर 43 से रात 9:30 बजे निकलती है। फिर मनाली से सुबह 7:30 बजे चलकर 10 बजे तक केलोंग पहुंच जाती है। यहाँ केलोंग में इस बस का 19 घंटे का हॉल्ट रहता है, मतलब आपके पास पूरा दिन और रात केलोंग में आसपास घूमने के लिए होते हैं। अगर आप इस बस को ऑनलाइन बुक करना चाहते हैं तो दिल्ली से मनाली सर्च करने पर शाम 3:45 वाली बस को मनाली तक बुक करें, फिर बस में ही केलोंग की टिकट्स एक्सटेंड कर सकते हैं। केलोंग से लेह के टिकट्स आपको एक शाम पहले केलोंग बस स्टैंड से मिल जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आप किसी भी ऑप्शन से केलोंग पहुंच सकते हैं, जैसा कि मैं भी पहुंचा हूं। आपके दूसरे ऑप्शंस ये हो सकते हैं दिल्ली केलोंग डायरेक्ट वॉल्वो में केलोंग पहुंचना, या फिर दिल्ली से मनाली कोई भी वॉल्वो या ऑर्डिनरी बस लेकर वहां मनाली में थोड़ा घूम फिर कर और उसके बाद लोकल बस लेकर मनाली से केलोंग पहुंचना। इम्पोर्टेंट बात यह है कि आप शाम को केलोंग पहुंच जाएं और बस स्टैंड से बस का स्टेटस कंफर्म कर सकें। दूसरी बड़ी चीज़ ये है कि नेगेटिव RT-PCR रिपोर्ट ज़रूरी है, तो रिपोर्ट ज़रूर अपने पास रखें। लेह पहुंचने से पहले 2 चेक पोस्ट पर ये रिपोर्ट चेक होगी। केलोंग से 18 किलोमीटर दूर ये गैमूर गांव आता है। यहाँ भी एक मोनेस्ट्री है। गैमूर से लेके जिस्पा तक रिवर के साथ साथ काफ़ी फ्लैट लैंड है और बहुत सारी कैंप साइट्स यहाँ पर बन गई हैं। तो गैमूर के बाद हम 6:45 पर जिस्पा पहुँचे। जिस्पा केलोंग से 23 किलोमीटर दूर है और लाहौल घाटी का मेजर टूरिस्ट प्लेस बनकर उभर रहा है। यहाँ बहुत सारे एकोमोडेशन के ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे और बहुत से लोग यहाँ इन शांत वादियों में आकर रहना पसंद भी करते हैं। मुझे पर्सनली मनाली और कसोल से ज़्यादा अच्छी जगह ये जिस्पा लगी। यहाँ से अगर एक दिन की साइट सीइंग के लिए जाना हो तो आप आगे बारालाचला और सूरजताल लेक तक भी जा सकते हैं। इसके बाद करीब 7:15 बजे हम पहुंचे दारचा। भागा नदी के किनारे बसा दारचा इस तरफ हिमाचल प्रदेश का आखिरी परमानेंट सेटलमेंट है। इसके बाद आपको आबादी लद्दाख में ही मिलेगी। दारचा केलोंग से 32 किलोमीटर दूर है और ये 3360 मीटर पर बसा है। दारचा को इस घाटी का बड़ा गांव भी कह सकते हैं और यहाँ सीनियर सेकेंडरी स्कूल के साथ साथ प्राइमरी हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ भी हैं। दारचा में भागा नदी और जनकर नाले का संगम होता है। यहाँ अब ये नया पुल बन चुका है। मुझे याद है जब मैं पिछली बार लद्दाख गया था तब यहाँ एक लोहे का पुल होता था और उस पर से निकलते हुए भी डर लगता था।
और उस पुल पर एक समय में एक ही वाहन गुजरता था, लेकिन अब इस नए पुल के निर्माण से राहें आसान हो गई हैं। ये पुल 360 मीटर लंबा है और मनाली लेह रोड पर सबसे लंबा ब्रिज भी है। दारचा में एक चेक पोस्ट है जहां बस की इंफॉर्मेशन, पैसेंजर काउंट और फॉरेन पैसेंजर्स की इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड की जाती हैं। दारचा से दारचा निमू वाया शिंकुला पास पदम रोड भी शुरू होता है। इस हाईवे को जांस्कर हाईवे भी बोलते हैं। रोड तो वैसे बन गया है, पर बीआरओ इसे ठीक करने में लगा हुआ है और साल 2022 के अंत तक इसके कंप्लीट होने की उम्मीद है। इस हाईवे पे शिंकुला टनल भी बन रही है, जो कि 2024 तक बनने की उम्मीद है। कंप्लीट होने के बाद ये हाईवे मनाली और लद्दाख के बीच ऑल वेदर कनेक्टिविटी इंश्योर करेगा और मनाली से लेह की दूरी भी 10-12 घंटे की रह जाएगी, जो अभी 14 से 15 घंटे की है। ये रोड आर्मी के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उनकी आवाजाही और स्मूथ हो जाएगी। वैसे तो अच्छी 4x4 गाड़ी हो तो आप अभी भी दारचा से निमू जा सकते हैं। ये स्ट्रेच 290 किलोमीटर्स का है और इस पे 5091 मीटर के एलिवेशन पर शिंकुला पास से गुजरना पड़ेगा। दारचा से आगे फिर चढ़ाई शुरू हो गई है और ये दारचा के पास पागल नाला है। अभी तो इसमें बस बर्फ़ पिघलने से पानी आ रहा है, पर जुलाई एंड तक बारिश का पानी भी इसमें आने लगेगा तो मंज़र और खौफनाक हो जाता है। ऐसे काफ़ी नाले अभी हमें रास्ते में मिलेंगे। काफ़ी सारी छोटी गाड़ियां जैसे स्विफ्ट और अमेज़ वगैरह भी हमें मिली, तो कह सकते हैं कि आप यहां तक इन गाड़ियों में भी आ सकते हैं। कुछ ही ऊपर जाने पर एक सुंदर सी झील दिखाई देती है, जिसे दीपक ताल के नाम से जाना जाता है। ये केलोंग से 43 किलोमीटर दूर है। इस झील की शेप किसी दिए या दीपक के आकार की है, तो इसका नाम दीपक ताल रखा गया है। 3750 मीटर पर बनी ये लेक वैसे तो छोटी सी है, पर एक छोटा ब्रेक आप यहाँ पर ले सकते हैं। दीपक ताल के आगे पटसेओ नाम की जगह आती है और यहाँ पर कुछ ढाबे और शॉप्स वगैरह हैं। यहाँ आप टेंट लगाकर स्टे भी कर सकते हैं। दीपक ताल को पटसेओ लेक के नाम से भी जाना जाता है। पटसेओ से आगे जिंगजिंग बार तक रोड थोड़ा ख़राब है। हालांकि बाहर के इतने सुंदर नज़ारों के बीच सड़क के गड्ढे आपको ज़्यादा फील नहीं होंगे। गाड़ी की बजाय बस से आना जहां आपको काफ़ी सस्ता पड़ेगा, वहीं इन ख़राब रास्तों से होने वाले वेयर एंड टियर की चिंता भी नहीं करनी पड़ेगी। हालांकि नुकसान ये है कि इन व्यूज़ को अच्छे से निहारने के लिए आप रुक नहीं सकते।
तो बहुत खराब है। अब हम जिंगजिंग बार पहुंच चुके हैं और यहां से लेह 302 किलोमीटर दूर है। जिंगजिंग बार BRO का रोड बिल्डिंग कैंप है और टी हाउस वे स्टेशन है। यहाँ कुछ कैंप्स है एंड 2-4 टेम्परेरी शॉप्स भी हैं। बाइकर्स और बैकपैकर्स यहाँ भी अपना टेंट सेटअप करके ओवरनाइट हाल्ट ले सकते हैं। लैंडस्केप अब थोड़ा चेंज होने लगा है और वेजिटेशन काफ़ी कम हो गई है। रेतीले पहाड़ों के बीच से जगह बनाते ये दूध जैसे पानी के झरने काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। ये टो ट्रक एक गाड़ी को लेकर जा रहा है। यहाँ संभल कर चलना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हेल्प बहुत दूर है और फ़ोन नेटवर्क भी नहीं आता। फ़ोन नेटवर्क आपको केलोंग से दारचा तक ही मिलेगा और अब इसके बाद सीधे लद्दाख में। जिंगजिंग बार के बाद फिर बारालाचाला की चढ़ाई शुरू होती है और रास्ते में हम खूबसूरत सूरजताल लेक को होकर गुजरेंगे। बारालाचाला को मनाली ले हाईवे का सबसे डेंजरस पास माना जाता है और यहाँ के बारे में एक हैरत अंगेज कहानी भी फेमस है। आगे आने वाला है सूरजताल। पास से थोड़ा पहले शहीद सैनिक भवन आता है जहाँ पहले भारतीय सेना की एक पोस्ट हुआ करती थी। इस रोड के बाकी पासिस पर भी चौकियां स्थापित की गई थी, लेकिन बारालाचा पास बाकी पासिस से ज़्यादा खतरनाक है। यहाँ कभी भी मौसम बदल सकता है और बर्फ़ तो आपको यहाँ गर्मियों में भी बहुत मिलेगी। तो सोचिए सर्दियों में क्या हाल होता होगा। सर्दियों में बाकी पासिस तक तो जैसे तैसे रोड क्लियर कर सकते हैं, लेकिन बारालाचाला के लिए लगभग नामुमकिन है। यहाँ जो आर्मी पोस्ट बनाई गई थी वहाँ विंटर्स में कुछ जवान रहते थे जिनका 3-4 महीने के लिए भरपूर राशन पहले ही स्टॉक कर लिया जाता था और अगले साल जब रोड खुलता तभी वो वहाँ से निकल पाते थे। इस दौरान केवल रेडियो ही कम्युनिकेशन का ज़रिया था और किसी अत्यधिक ज़रूरत पर हेलीकॉप्टर वहाँ से निकलने का साधन। ये उस साल की बात है जब स्नोफॉल ने सारे रिकॉर्ड तोड़े और रेडियो लाइंस भी डाउन थीं। मतलब यहाँ तैनात 3 सोल्जर्स के साथ 2 महीने तक कोई कांटेक्ट नहीं हो पाया। मार्च में हालात थोड़े सुधरे और रेस्क्यू टीम बारालाचा टॉप तक पहुँची ताकि उन जवानों का राशन रीस्टॉक किया जा सके। लेकिन जब टीम उस बिल्डिंग के अंदर गई तो उन्होंने अपनी ज़िंदगी का सबसे खौफनाक दृश्य देखा। वहाँ पर जो 3 सैनिक डिप्लॉयड थे उनकी कटी हुई लाशें वहाँ पर पड़ी हुई थी और एक चौथा आदमी भी वहाँ पर मौजूद था जो कि उनके बॉडी पार्ट्स को खा रहा था। ये देखकर रेस्क्यू टीम के रोंगटे खड़े हो गए। इतने में वो आदमी चाकू लेकर उस रेस्क्यू टीम की ओर भागा, लेकिन जवानों ने उसे गोलियों से मार गिराया। आसपास सबसे पहला गांव दारचा ही आता है, लेकिन वहां कोई भी उस आदमी की बॉडी को पहचान नहीं पाया। सबसे बड़ी बात ये थी कि बहुत सा राशन बचा हुआ था। मतलब उस आदमी ने राशन खाने की बजाय 3 सैनिकों को अकेले कैसे मारा, ये सबकी समझ से परे था। उसके बाद वहां शहीद सैनिक स्मारक बनाया गया और पोस्ट वैसे ही चलने लगी, लेकिन वहां तैनात जवानों ने शिकायत की कि उनके साथ रात में यहाँ अजीब अजीब सी घटनाएं होती हैं। किसी जानवर के गुर्राने की आवाज़
किसी इंसान को काटने की आवाज़ या कोई साया वगैरह दिखाई देना। जवान हर रोज़ होती इन घटनाओं से परेशान हो चुके थे। सिर्फ एक टुकड़ी नहीं, जितनी भी टीम्स वहां पर डिप्लॉय की जाती, सबकी यही शिकायत थी। यहाँ कुछ ट्रक ड्राइवर्स और टूरिस्ट ने भी एक आदमी के बारे में बताया जो चाकू लेकर उनकी गाड़ी के पीछे भागा। फिर कुछ सालों बाद इस रोड से सभी सेना की पोस्टें हटा ली गईं। एक तो यहाँ इतनी सर्दी और बर्फ़ में जवानों को तैनात रखना मुश्किल हो रहा था, वहीं दूसरी बड़ी बात ये थी कि ये हिमाचल प्रदेश और लद्दाख के अंदरूनी हिस्से थे, मतलब यहाँ आसपास कोई इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं है। तो ये कहानी बारालाचा की चढ़ाई चढ़ते हुए ड्राइवर और कंडक्टर ने हम सबको बताई। पता नहीं कहानी सच है या नहीं, पर दिन का टाइम है इसलिए थोड़ा ही डर लगा। रात होती तो शायद नींद भी ना आती। तो लगभग 8:30 बजे हमारी बस सूरजताल पहुंच गई। सूरजताल या सूर्यताल ये एक सुंदर झील है जो बारालाचा के जस्ट नीचे है और लेक का सोर्स भी यही पास है। लेक का सरफेस एलिवेशन 4880 मीटर है। भागा रिवर का ओरिजिन इस लेक से ही होता है। ड्राइवर्स यूजुअली 2-4 मिनट्स के लिए यहाँ पर बस को रोक देते हैं ताकि आप फ़ोटोज़ वगैरह ले सको। यहाँ अभी काफ़ी स्नो है और बर्फीली चोटियों के बीच ये झील का हरा सा पानी बहुत ही सुंदर लग रहा है। सूरजताल से 3 किलोमीटर ऊपर बारालाचा टॉप आ जाएगा। और यही वो खंडरनुमा इमारत है जो कभी आर्मी की पोस्ट हुआ करती थी, और कहते हैं कि आपको इसके अंदर अभी भी इंसानों की हड्डियां पड़ी हुई मिल जाएंगी। ये पास 4890 मीटर की ऊंचाई पर है और यहाँ हर तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ है। इस रोड पर सबसे ऊंचा पास तेंगलंगला आएगा जो कि 5328 मीटर पर है, पर वहाँ भी अभी इतनी स्नो नहीं होगी जितनी कि यहाँ पर है। बारालाचा पास क्रॉस करना अपने आप में ही एक चुनौती रहता है क्योंकि मौसम यहाँ पर कभी भी बदल सकता है। रात के समय बारालाचा पर रुकना या फिर ठहरना मतलब मौत को सीधे चुनौती देने जैसा है। स्पीति, लद्दाख, ज़ांस्कर और लाहौल हर जगह के क्रॉस ट्रैक्स यहाँ पर आकर मिलते हैं। बारालाचा टॉप पर बस ने 15 मिनट का ब्रेक लिया और हमने यहाँ पर ड्रोन शॉट्स भी लिए। बारालाचा से एक सीधा ट्रैक चंद्रताल के लिए भी जाता है, लेकिन जैसा कि आप लैंडस्केप और एल्टीट्यूड देख पा रहे होंगे तो ये ट्रैक किसी रजिस्टर्ड एजेंसी के थ्रू ही करें। तो कुछ देर के बाद हमारी बस आगे के लिए चल पड़ी। चंद्रभागा नदी को लेकर एक और कहानी या यूं कहें कि मान्यता लोगों में है। कहा जाता है कि भागा सूरज का पुत्र था और चंद्रा चंद्रमा की बेटी। सूरज के पुत्र और चंद्रमा की बेटी को आपस में प्रेम हो गया, मगर पूरे देव समाज ने इसका विरोध कर दिया। विरोध के चलते दोनों को अलग होना पड़ा, लेकिन वो एक दूसरे के बिना नहीं रह सके। तब चंद्र और भागा ने नदी का रूप धारण कर लिया और दोनों जलधारा के रूप में अलग अलग दिशाओं में बहने लगे। इसके बाद तांदी नामक जगह पर इन दोनों का फिर से मिलन होता है और इस तरह वो हमेशा के लिए एक हो जाते हैं। हम बारालाचा से थोड़ा आगे निकले ही थे कि आगे से आर्मी कॉन्वॉय आ गया। इस रोड पर दिन भर कई ऐसे कॉन्वॉय निकलते हैं। ऐसे में आपको अपनी गाड़ी साइड पर लगाकर इस पूरे कॉन्वॉय के गुजरने का इंतज़ार करना होता है। हमारी बस को इस कॉन्वॉय से पहले भरतपुर, जो कि आगे आने वाला है, वहाँ तक पहुँचना था, पर आज बस केलोंग से ही लेट चली थी तो यहीं पर काफ़ी इंतज़ार करना पड़ा। अगर ये बस सुबह 5 बजे केलोंग से चलती है तो इस पहले कॉन्वॉय से पहले ही हम भरतपुर पहुँच जाते हैं।
बारालाचा के आगे रोड थोड़ा ख़राब ही है। यहाँ कुछ साल पहले एक बड़ा एवलांच आया था जिससे ये पूरा रोड ख़त्म ही हो गया था। अभी तक इसे दोबारा नहीं बनाया गया है, तो आपको पानी में से होकर ही गुजरना पड़ेगा। टकराएगा जैसे गोला बनेगा बड़ा ना, जो इधर उधर टकराएगा। कहीं पहाड़ पे जैसे बर्फ होते ना, जैसे 1 साल का 2 साल का अवलांच बड़ा बड़ा होता है, फिर वो टूटेगा, फिर वो आएगा उसके सामने, फिर वो मचाता है तबाही, फिर उसके बेटे में जो भी आएगा सब कुछ तबाह। क्या किलो है मशीनरी वगैरह सब कुछ खत्म कर देगा। करीब 10 बजे हम भरतपुर पहुंच गए और यहाँ पर बस का ब्रेकफास्ट और टी ब्रेक होता है। वैसे इस जगह का नाम भरतपुर सिटी है। इस शहर में बस 10-15 ही लोग रहते हैं और खूबसूरत वादियों के बीच थोड़ी सी फ्लैटलैंड है यहाँ पर, और गर्मियों में यहाँ टेम्परेरी शेल्टर्स बनाकर ढाबों का काम लिया जाता है। यहाँ ये जायंट रैट्स जैसे कोई जानवर आपस में खेल रहे हैं। और यहाँ हमने ब्रेकफास्ट किया। बस के बाकी पैसेंजर्स तो अभी काफ़ी थक गए हैं और यहाँ बस लेट ही गए हैं। मैंने यहाँ राजमा और चावल खाए। थाली का प्राइस यहाँ 100 रुपये है और अब हम यहाँ से चलने को तैयार हैं। बारालाचा तक रोड ओवरऑल सही था। कुछ पैचेस ख़राब थे जो मॉनसून के बाद और बदतर हो जाएंगे, बट 75% रोड पक्का था। भरतपुर में 30 मिनट्स के ब्रेक के बाद हम अब सरचू के लिए निकल गए हैं। बस में कुछ पैसेंजर्स को एल्टीट्यूड सिकनेस हो रही थी, तो अपने कंडक्टर साहब ने सबको लहसुन बांटे। अदरक, लहसुन और लौंग को एल्टीट्यूड सिकनेस के लिए काफ़ी असरदार माना जाता है। ये ब्लड वेसल्स को पतला करके खून का फ्लो बढ़ाने में मदद करते हैं। अभी तो मुझे ऐसा कुछ फील नहीं हुआ, तो इसीलिए मैंने ये लेकर अपनी जेब में रख लिया। अब हम किलिंगसराय पहुंचने वाले हैं। यहाँ से भी दारचा निमो रोड के लिए कनेक्टिंग रोड्स बन रहे हैं ताकि इमरजेंसी में यूज़ हो सके। यहाँ किलिंगसराय में ये कंस्ट्रक्शन वर्कर्स इन टेम्परेरी टेंट्स में रहते हैं। जब बारालाचा या आसपास स्नो स्टॉर्म्स आते हैं तो लोग यहीं पर इकट्ठा होते हैं। यहाँ से बहुत बार टूरिस्ट को भी रेस्क्यू किया गया है। और यहाँ पर अब ये नया पुल बन रहा है, जबकि नीचे पुराना पुल भी है। कई बार पुराना पुल भी काम नहीं करता तो नदी पार करके जाना पड़ता है और किलिंगसराय अपने नाम को सार्थक करता है। सरचू अब यहाँ से 18 किलोमीटर्स है और सरचू तक रोड काफ़ी अच्छा है। ये छोटी छोटी सुंदर वाटर बॉडीज रास्ते की थकान को मिटा ही देती हैं। सरचू इस रोड पर एक मेजर हाल्ट पॉइंट है जहां बहुत सारी टेंटेड एकोमोडेशंस अवेलेबल हैं, और अगर आप पर्सनल व्हीकल से आ रहे हो तो यहां 1 दिन का स्टे रिकमेंडेड है।
4290 मीटर के एलिवेशन पर बसा सरचू एक फ्लैट लैंड ही है, जिसमें नॉर्थ में नकीला पास है और साउथ में बारालाचाला। समर्स में यहाँ टेम्परेचर 0 से 15 डिग्री के बीच रहता है और विंटर्स में -20 डिग्री तक भी लुढ़क जाता है। लद्दाख के ज़ांस्कर ट्रैक का स्टार्टिंग पॉइंट भी यहीं सरचू से है। करीब 11:30 बजे हम सरचू पहुंचे। सरचू में हिमाचल प्रदेश और लद्दाख का बॉर्डर है और इसके बाद हम लद्दाख में प्रवेश कर जाएंगे। यहाँ नदी के इस तरफ हिमाचल प्रदेश की चेक पोस्ट है और उस तरफ लद्दाख की। दारचा की तरह यहाँ भी बस और पैसेंजर्स की इन्फॉर्मेशन रजिस्टर करनी होती है, हालांकि ये सब काम कंडक्टर खुद ही करवा देता है। ये दूसरी तरफ लद्दाख का चेक पोस्ट है और अभी जस्ट पता चला है कि जिंगजिंग बार में एक लैंडस्लाइड हुआ है, तो मनाली जा रही गाड़ियों को यहीं पर रोक दिया गया है। हमारे निकलने के करीब 1 घंटे बाद ही वो लैंडस्लाइड हुआ है और ये सामने कुछ तूफान सा आता दिख रहा है। सरचू में ये ब्रिज अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है और तब तक इस नालानुमा सड़क को पार करके ही जाना पड़ेगा। सरचू में ये हिमाचल प्रदेश का आखिरी ठेका है। और ये दूसरी तरफ लद्दाख साइड का चेक पोस्ट, यहाँ से लेह 251 किलोमीटर्स है। यहाँ पर हमारी RT-PCR रिपोर्ट्स चेक हुई, हालांकि 1-2 रिपोर्ट्स चेक करने के बाद वो एश्योर हो गई कि बाकी सबके पास भी होंगी, इसीलिए बाकियों से उन्होंने सिर्फ रिपोर्ट की डेट ही पूछी। यहाँ भी करीब 15-20 मिनट्स हमें लगे और 12 बजे हम सरचू से निकले। सरचू में हिमाचल प्रदेश और लद्दाख का सीमा विवाद भी चल रहा है, क्योंकि लद्दाख हिमाचल प्रदेश की सीमा में काफ़ी अंदर तक घुस गया है। इसके लिए हिमाचल प्रदेश सरकार ने केंद्र के समक्ष मामले को सुलझाने के लिए कई बार मांग उठाई है, लेकिन अभी तक इसका हल नहीं हो पाया है। पहले जो मुझे तूफान सा आता दिख रहा था वो ये एक कई किलोमीटर लंबा धूल भरा रोड है। इसमें जहाँ तक नज़र दौड़ाओ धूल ही धूल है। हमने बस के शीशे खिड़कियाँ सब बंद कर लिए थे, पर फिर भी पूरी बस धूल से भर गई। यहाँ गाड़ियाँ गुजरने से धूल के बवंडर बन जाते हैं और आगे देखना भी मुश्किल हो जाता है। यहाँ बहुत सावधानी से चलना चाहिए, स्पेशली अगर आप छोटी गाड़ी में हो, वरना गाड़ी यहाँ पर फंस भी सकती है। थोड़ी देर बाद तो बस में सांस लेना भी मुश्किल हो गया। तो काफ़ी किलोमीटर्स के बाद ये धूल के बादल छंटे और हम गाटा लूप्स की ओर बढ़ने लगे। यहाँ हम इन कच्चे रास्तों, तंग पुलों और नदी के सुंदर नज़ारों से होकर निकले। यहाँ काम करने वाले वर्कर्स ने 2 साल बाद इस रोड पर बस को देखा और सब हमें बाय बाय करते हुए गए। यहाँ पर रोड ठीक ही है और ड्राइवर आराम से बस निकाल लेता, पर ये एक्सीवेटर वाले ने हमें पूरे 20 मिनट वेट करवाया। थोड़ा और करवाता तो ड्राइवर और कंडक्टर का पेशेंस लेवल ख़त्म हो ही गया था। यहाँ आगे फिर से बहुत सारे ट्रक एक साथ आ रहे हैं, तो हमें रुककर उन्हें पास देना पड़ेगा। वैसे तो ट्रक्स को ऊपर आती गाड़ियों को पास देना चाहिए, पर क्योंकि ये बड़े से झुंड में आ रहे हैं तो हमें ही पास देना पड़ रहा है।
अब ये पतला सा प्लेन रास्ता गाटा लूप्स तक ऐसे ही चलेगा। ये ब्रैंडी ब्रिज है और इसके बाद यहाँ ऐसे ही फ़नी नेम्स वाले काफ़ी ब्रिजेस आएंगे और ये है विस्की ब्रिज। वैसे इन ब्रिजेस पे ना ब्रैंडी मिलेगी ना विस्की, तो ढूंढने की कोशिश भी ना करें। इसके बाद शुरू होती है नकीला पास की चढ़ाई। नकीला पास पहुंचने के लिए 22 लूप्स आते हैं और आपको लगातार चढ़ाई चढ़नी होती है। जितना ऊपर जाते जाएंगे उतना नीचे और सुंदर नज़ारा दिखेगा। इन 22 लूप्स को चढ़ते हुए बीच में एक टर्न पर आपको ये रोड साइड पानी की बोतल्स का ढेर दिखाई देगा और यहाँ पर एक छोटा सा मंदिर भी है। इसकी भी एक कहानी है जो इस तरह है। कहा जाता है कि एक बार एक ट्रक ड्राइवर और कंडक्टर यहाँ से गुजर रहे थे तो चढ़ाई पर उनका ट्रक अटक गया। ड्राइवर ने अपने कंडक्टर से कहा कि जल्दी उतरकर ट्रक के टायर के पीछे पत्थर लगाओ। वो लड़का जल्दी से उतरकर पत्थर लगाने लगा कि इतने में ट्रक पीछे हट गया और उसके ऊपर से होकर ट्रक का टायर गुजर गया। इसमें वो कंडक्टर बुरी तरह घायल हो गया और बस अपनी आखिरी सांसें पूरी कर रहा था। ट्रक ड्राइवर इतना मजबूर था कि ना तो उसे कहीं हॉस्पिटल ले जा सकता था और ना ही कोई और हेल्प कर सकता था। वो उसे धीरे धीरे मरते हुए देखने के सिवाय कुछ नहीं कर पाया। उस घायल कंडक्टर ने ड्राइवर से पीने के लिए पानी मांगा, लेकिन किस्मत ऐसी थी कि उनके पास पानी भी नहीं था। ड्राइवर ने कहा कि थोड़ी शराब पड़ी है अपने पास, तो उसने सड़क किनारे आखिरी सांसें गिन रहे अपने कंडक्टर को थोड़ी शराब और सिगरेट पिलाई। कुछ देर बाद उस कंडक्टर की मौत हो गई। तो लोगों का ऐसा कहना है कि उस आदमी की प्यासी आत्मा अब भी यहाँ इन टर्न्स पर भटकती है और इस जगह पर आने जाने वाले लोग उस कंडक्टर के लिए पानी, शराब और जलती हुई सिगरेट छोड़कर जाते हैं। इन सब बातों से हम आपको डरा नहीं रहे, लेकिन यहाँ हर जगह के बारे में ऐसे छोटे छोटे रोचक किस्से जुड़े हुए हैं जिनके बारे में अगर पता हो तो आपको अगली बार ट्रैवल में ज़्यादा मज़ा आएगा। खैर, इस कहानी के चक्कर में अब यहाँ पर प्लास्टिक की बोतल्स का इतना बड़ा ढेर लग गया है कि क्या ही कहें। तो ये है 4740 मीटर पर नकीला पास। आई थिंक इस रोड के सभी पासिस में से ये सबसे इजी है। हालांकि यहाँ से आगे लाचुंगला तक रोड बहुत ही ख़राब है। अब हमें थोड़ा सा नीचे उतरकर फिर नदी पार करके लाचुंगला की चढ़ाई शुरू करनी है। वहाँ नीचे से एक और आर्मी कॉन्वॉय आता दिख रहा है एंड ड्राइवर साहब दुआ कर रहे हैं कि काश वो 5 मिनट रुक जाते। हालांकि ऐसा हुआ नहीं और हमें फिर से साइड पर रुककर इन सबके जाने का वेट करना पड़ा। यहाँ भी करीब 15 से 20 मिनट हमें लग गए। यहाँ सामने से भी एक शॉर्टकट बना हुआ है और कुछ एडवेंचर्स पसंद लोग यहाँ से गाड़ी ले जाते हैं, बट अक्सर वहाँ पर फंस जाते हैं। एक बार एक HRTC ड्राइवर भी वहाँ से बस ले गया था, लेकिन फिर रास्ते में फंस गई और ट्रक की मदद से बाहर निकालना पड़ा। यहाँ फिर नीचे ये रिवर क्रॉस करनी पड़ती है। अभी तो ये एकदम सूखी है, पर आई एम श्योर आपने पास्ट में यहाँ के वीडियोस देखे होंगे जब यहाँ पानी एकदम उफान पर रहता है और गाड़ियों को टो करके बाहर निकालना पड़ता है। तो अब हम धीरे धीरे लाचुंगला की ओर बढ़ रहे हैं और उपशी अभी 150 किलोमीटर दूर है। अब थोड़ी थोड़ी थकान होने लगी है और व्यूज़ रिपीटिव होने लगे हैं और रास्ता तो बहुत ही ख़राब है।
यहाँ पर फाइनली मैंने वो लहसुन चबा लिया और सच में थोड़ी डिजीनेस कम हुई। ये हम लाचुंगला पहुंच चुके हैं जो कि 5060 मीटर पर है। नकीला की तरह ये भी कंपैरेटिवली इजी पास है एंड आसपास बर्फ़ भी नाम मात्र ही है। बारालाचाला इसके मुकाबले काफ़ी नीचे होकर भी बर्फ़ से लकदक है। यहाँ बस सांस की दिक्कत आपको आ सकती है। पांग यहाँ से 22 किलोमीटर दूर है और वहीं पर अपना लंच ब्रेक होने वाला है। पेट में तो अब चूहे दौड़ने लगे हैं। अच्छा हुआ मैंने ब्रेकफास्ट में ही राजमा चावल खा लिए थे। बस के काफ़ी पैसेंजर सो गए हैं और जो जाग रहे हैं वो काफ़ी हैरान परेशान दिख रहे हैं। रास्ते ने तो सबकी बैंड बजा दी है। यहाँ बस ने एक शॉर्ट टॉयलेट ब्रेक लिया। ऐसे टॉयलेट वगैरह की इमरजेंसी के लिए तो ड्राइवर बस रोक देंगे और आपको हाथ पैर स्ट्रेच करने का मौका भी मिल जाता है, बट फूड हॉल्ट्स बहुत कम हैं। भरतपुर में ब्रेकफास्ट के बाद अगला ब्रेक पांग में ही है, तो ख़राब रास्ते के कारण ये डिस्टेंस काफ़ी लंबा फील होता है। लाचुंगला के बाद हम इस छोटी नदी के साथ साथ चलेंगे। रास्ता ऑलमोस्ट ख़राब सा ही है। अभी थोड़ा दूर ही चले थे पर एक बंदा जो पहले सोया हुआ था उसकी नींद खुली और उसने ड्राइवर से टॉयलेट जाने के लिए रिक्वेस्ट की, तो ड्राइवर ने फिर से बस उसके लिए रोक दी। ये रास्ता रिवर के इतने क्लोज है कि क्लाउड बर्स्ट या ऐसी कोई सिचुएशन में पूरा रास्ता ख़त्म हो जाता है। 2015 में ऐसा ही हुआ था और रोड बहने के कारण ये हाईवे कई दिन बंद रहा था। अब जाकर रास्ता थोड़ा ठीक हुआ है और व्यूज़ भी शानदार हो गए हैं। अब वेजिटेशन का नामो निशान पूरी तरह से मिट गया है। वैसे पैसेंजर्स और इवन कंडक्टर के पास भी सोने का ऑप्शन रहता है, पर ड्राइवर के लिए तो बहुत हेक्टिक ड्राइव है। ये सफ़र वैसे तो 14 घंटे का है पर कभी कभी 20 घंटे भी लग जाते हैं। अगर बस बहुत ही लेट हो जाए तो पांग में ही नाइट स्टे करना पड़ता है और फिर नेक्स्ट मॉर्निंग बस लेह के लिए जाती है, क्योंकि बीच में तेंगलंगला पास आता है जो कि देर रात क्रॉस करना सुरक्षित नहीं होता। इस रोड पर एकदम रिस्की पॉइंट्स वैसे तो कम ही हैं, पर जो हैं उनमें से ये वाला पॉइंट एक है। यहाँ सड़क एकदम संकरी है और नीचे एकदम गहरी खाई भी है। कंडक्टर ने इस जगह को गेटवे ऑफ लद्दाख बताया क्योंकि यहाँ ये चट्टानें गेट जैसी शेप बना रही हैं, बट आई थिंक वो मजाक कर रहे थे। यहाँ तो एकदम ग्रैंड कैनियन वाली फील आ रही है। रेतीले पहाड़ और उन पे बड़े बड़े क्लाउड्स के शेडोज, एकदम सरियल व्यू है। हम ऑलमोस्ट पांग पहुंच ही गए हैं और यहाँ रिवर में कुछ टूरिस्ट अपनी गाड़ियाँ ऑफ रोडिंग के लिए लेकर गए थे और एक स्कॉर्पियो वहाँ पर फंसी हुई दिख रही है। प्लीज़ वहाँ ऐसे रिस्की एडवेंचर्स ना करें क्योंकि हेल्प बहुत बहुत दूर है। और ये हम पांग पहुँच गए। यहाँ लाइन से बहुत सारे ढाबे और रेस्टोरेंट्स हैं। ये सब एकोमोडेशंस टेम्परेरी हैं और विंटर्स में ये लोग टेंट्स खोलकर लद्दाख या नीचे धर्मशाला रिवॉल्सर साइड चले जाते हैं।
इनफैक्ट दारचा और रुमसे के बीच बस सरचू और पांग ही 2 जगह ऐसी हैं जहां रहने के लिए अच्छी फैसिलिटीज़ मिल जाएंगी। हमारी बस के ड्राइवर और कंडक्टर भी अब काफ़ी थक चुके हैं और यहाँ पर थोड़ा आराम कर रहे हैं। तो 4:30 बजे के करीब हम पांग से निकले। यहाँ ऊपर आर्मी के कुछ क्वार्टर्स हैं और वो क्रिकेट खेल रहे हैं। ये है पांग का एरियल व्यू। और अब हम मुरे प्लेन से पहले वाली चढ़ाई चढ़ रहे हैं। ये चढ़ाई 4 किलोमीटर्स है और इसके बाद हम ऊपर प्लेन्स में पहुंच जाएंगे। इन प्लेन्स की एवरेज हाइट 4800 मीटर है और इनका ओरिजिनल नाम कियांगचू थांग है। कियांगचू थांग का मतलब एक ऐसा प्लेन जहां कियांग को पानी नहीं मिलेगा। कियांग का मतलब होता है तिब्बती जंगली गधा। ये एक प्लेटो है और सरचू और लेह के बीच 40 किलोमीटर्स का हाईवे कवर करती है। ये इस प्लेटो के प्लेन स्ट्रेच हैं और यहाँ ड्राइव करने में बहुत ही मज़ा आता है। ये डबल लेन रोड बहुत ही अच्छा बना हुआ है। रोड के दोनों तरफ खूबसूरत पहाड़ हैं। हालांकि यहाँ कोई पॉपुलेशन या फिर डेवलपमेंट नहीं है। अब 30-35 किलोमीटर्स के प्लेन स्ट्रेच के बाद फिर तेंगलंगला की चढ़ाई शुरू होगी। तेंगलंगला पास यहाँ से 12 किलोमीटर दूर है और ऑलमोस्ट शाम हो ही गई है। हर पहाड़ी क्रॉस करने के बाद लग रहा है कि तेंगलंगला पहुँच गए, पर फिर एक पहाड़ी और आ जाती है। यहाँ नीचे एक स्कॉर्पियो गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था और गाड़ी के अवशेष अभी भी नीचे पड़े हैं। तो करीब 6:45 बजे हम तेंगलंगला पास पहुंच गए। यहाँ के साइन बोर्ड पर 5358 मीटर का एलिवेशन लिखा हुआ है, पर एक्चुअल एलिवेशन 5328 मीटर है। ये माउंटेन पास इस रूट का सबसे ऊंचा पास है, बट सबसे डेंजरस नहीं। अगर आप दिन में यहाँ आएँ तो आपको गडरिये अपनी भेड़ बकरियाँ चराते हुए दिख जाएंगे। इस पास को कुछ लोग वर्ल्ड का हाईएस्ट या फिर सेकंड हाईएस्ट मोटरेबल पास भी बोल देते हैं, लेकिन ये बात अब पुरानी हो चुकी है। अब ये वर्ल्ड का 12th हाईएस्ट मोटरेबल पास है और इंडिया में ही इससे ऊंचे कई मोटरेबल पासेस बन चुके हैं। सितंबर 2018 में तेंगलंगला से उपशी तक पूरा रोड पक्का कर दिया गया है और माउंटेन पास भी अब पेव्ड हैं। पास से नीचे का थोड़ा सा एरिया बर्फ़ की वजह से ख़राब हो गया है, बट ओवरऑल अब आगे रोड काफ़ी अच्छा है। इसके बाद हम रुमसे विलेज होकर उपशी पहुंचेंगे। अब 7:15 बज रहे हैं और अंधेरा होने को है और अब मेरी नींद कंट्रोल नहीं हो रही। कब मेरी आंख लगी मुझे पता ही नहीं चला और फिर उपसी चेक पोस्ट पर 8:45 पर मैं उठा। यहाँ पर फिर RT-PCR रिपोर्ट चेक हुई और जिनके पास रिपोर्ट नहीं थी उनका रैपिड टेस्ट किया गया। उपसी में हमने चाय वगैरह पी और कंडक्टर को यहाँ से अपने HRTC डिपो में कॉल करके बस की अपडेट देनी होती हैं। बीच में तो नेटवर्क नहीं आता, तो HRTC डिपो वाले भी यहाँ पर आंटी के पास कॉल करके अपडेट दे देते हैं, जो कि कंडक्टर के पास जानकारी पहुँच जाती है। तो करू से होते हुए हम लगभग 11:15 बजे लेह बस स्टैंड पहुँचे। 17 घंटे का ये सफ़र
काफ़ी एडवेंचरस रहा। मैंने यहाँ पहले ही रूम बुक कर लिया था जो मार्केट के पास ही है। यहाँ 8 बजे के बाद कर्फ्यू है, इसीलिए टैक्सी स्टैंड पे कोई कैब्स नहीं है। लकीली मैंने होटल वाले को गाड़ी अरेंज करने के लिए बोल दिया था। तो दोस्तों अब लेह का सफ़र कंटिन्यू करते हैं 3rd पार्ट में। ये पार्ट आपको कैसा लगा हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।